नमस्ते और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर से लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक थलापति विजय का ये सफर वाकई में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मतलब सोचिए कैसे पर्दे के एक हीरो ने असल जिंदगी में एक इतनी मजबूत पॉलिटिकल मशीनरी खड़ी कर दी। आज हम इसी मास्टर प्लान को डिकोड करने वाले हैं और सच मानिए ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो इस चर्चा में हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, एक मास हीरो का उदय। दूसरा, कैसे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मशीनरी बनाई। तीसरा, सत्ता के साथ उनका सीधा टकराव। चौथा, उनकी पार्टी टीवीके की विचारधारा और उनके मेन वादे। और आखिर में एक बड़ी त्रासदी के बीच उनकी ऐतिहासिक जीत। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, एक मास हीरो का उदय। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन 1992 में उनका डेब्यू बुरी तरह फ्लॉप रहा था। उस वक्त मैगजीन्स ने तो उनके लुक्स तक का मजाक उड़ाया था, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने बाउंस बैक किया। 1996 में आई पूवे उनाक्खा ने उन्हें फैमिली ऑडियंस का चहेता बना दिया। और फिर 2004 में आई गिल्ली। इस फिल्म ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया और उन्हें एक मेगा मास हीरो का स्टेटस दिला दिया। यहीं से एक जननायक की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। अब देखिए, ये कोई आम पॉपुलैरिटी नहीं थी। विजय ने बहुत ही सोच समझकर ऐसी फिल्में चुनी जिनमें किसानों के मुद्दे, करप्शन के खिलाफ लड़ाई या वुमेन एम्पावरमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज थे। इन रोल्स ने पब्लिक के दिमाग में उनकी एक मसीहा यानी रक्षक वाली इमेज सेट कर दी। और अगर आप ध्यान से देखें तो उनके इस पॉलिटिकल सफर का पहला बीज यहीं बोया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है पॉलिटिकल मशीनरी का निर्माण। आखिर ये सब असल जिंदगी में कैसे हुआ? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 85,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2009 में विजय ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने हजारों बिखरे हुए फैन क्लब्स को एक साथ जोड़ा और विजय मक्कल यक्कम यानी वीएमआई की शुरुआत की। ये वो पल था जब सिनेमा की दीवानगी एक सॉलिड ग्राउंड लेवल की ताकत में बदल रही थी। बाहर से देखने पर तो लग रहा था कि वीएमआई बस ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है, फ्री खाना बांट रही है या टॉप स्टूडेंट्स को अवार्ड दे रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो असल में ये लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में एक बेहद एक्टिव पॉलिटिकल नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। मतलब बिना पार्टी बनाए ही उन्होंने खामोशी से अपनी एक पूरी पॉलिटिकल आर्मी तैयार कर ली थी। और जब आपके पास इतनी बड़ी जमीनी ताकत हो तो मौजूदा सिस्टम से टकराव होना तो तय है। यही हमारा तीसरा पॉइंट है, सत्ता के साथ सीधा टकराव। तो हुआ ये कि 2013 में उनकी फिल्म आई थलाइवा। इसका टैगलाइन था टाइम टू लीड। बस इसी छोटी सी लाइन ने उस वक्त की सरकार को इतना नाराज कर दिया कि फिल्म को टैक्स में छूट नहीं मिली, और तो और थिएटर्स को बम से उड़ाने की धमकियां तक मिलने लगीं। इस एक इंसिडेंट ने साफ कर दिया कि अब विजय को अपना खुद का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रास्ता ही चुनना होगा। इसके बाद तो जैसे ये टकराव बढ़ता ही चला गया। 2017 में जब उनकी फिल्म मर्सल में जीएसटी और हेल्थ केयर सिस्टम पर सवाल उठाए गए तो रूलिंग पार्टी ने उन पर तीखे सांप्रदायिक हमले किए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2020 में तो उनके घर पर इनकम टैक्स की रेट तक पड़ गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सब चीजों ने उन्हें डराने के बजाय पब्लिक के बीच एक बहुत ही स्ट्रांग एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिंबल बना दिया। और इसका सीधा असर कहां दिखा? 2021 के लोकल बॉडी इलेक्शंस में बिना किसी ऑफिशियल पार्टी ढांचे के वीएमआई के सपोर्ट वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने 68% की भारी जीत दर्ज की। बिना किसी शोर शराबे के इतनी बड़ी चुनावी सफलता, ये वाकई में हैरान कर देने वाला था। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पे। यहां हम बात करेंगे उनकी पार्टी टीवीके की विचारधारा और उनके मेन वादों के बारे में। 2024 की शुरुआत में 3 लाख लोगों की एक बहुत बड़ी रैली हुई। यहीं पर विजय ने अपनी पार्टी का विजन एकदम क्लियर कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी को एक सेक्युलर और एंटी करप्शन आइडेंटिटी देने के लिए सीधा सीधा बीजेपी को फाशीवादी और डीएमके को जहरीला कहा दिया। इन लेबल से उन्होंने पब्लिक को बता दिया कि उनकी वैचारिक लड़ाई असल में किनसे है। और अगर आप उनके 2026 के मैनिफेस्टो को देखें तो उसमें हवा हवाई बातें नहीं थीं। उन्होंने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट किया, जैसे परिवार की महिला मुखियाओं के लिए 2500 रुपये, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 3000 रुपये और बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 से 4000 रुपये तक के पक्के वादे। ये कोई रैंडम फ्रीबीज नहीं थे, ये प्रॉपर डेटा ड्रिवन पॉलिटिकल होमवर्क था।
अब हम इस कहानी के सबसे अहम और फाइनल हिस्से पर पहुंचते हैं, त्रासदी के बीच जीत। सितंबर 2025 का वो वक्त करूर में टीवी की एक बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन भारी भीड़ और एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों की वजह से वहां एक भयानक भगदड़ मच गई। 41 लोगों की जान चली गई। ये बहुत ही दुखद था। इसके बाद विजय पूरे 48 घंटे तक चुप रहे, जिसकी वजह से उनकी भारी आलोचना हुई। एक पल को तो लगा कि ये पॉलिटिकल सफर शुरू होने से पहले ही शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां कहानी ने एक अलग ही मोड़ लिया। विजय ने बैकफुट पर जाने के बजाय फुल टाइम पॉलिटिक्स के लिए अपनी 250 करोड़ रुपए की एक्टिंग फीस को हमेशा के लिए ठुकरा दिया। उन्होंने माफी मांगने के बजाय सीधा आरोप लगाया कि ये भगदड़ रूलिंग पार्टी डीएमके की रची हुई एक साजिश थी। ये अब उनके लिए सच में एक आर या पार की लड़ाई बन चुकी थी। और फाइनली इस सब का नतीजा क्या हुआ? मई 2026 के इलेक्शन रिजल्ट्स आप इस चार्ट में देख सकते हैं। 234 में से 108 विधानसभा सीटें टीवीके के नाम रहीं। उन्होंने दशकों पुरानी उस पॉलिटिकल मोनोपोली को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक एक्टर जिसे शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सिनेमा के इस मसीहा ने सीएम की कुर्सी तो हासिल कर ली है, एक परफेक्ट पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट भी काम कर गया, लेकिन क्या वो असलियत में शासन और प्रशासन की उन उलझी हुई अनप्रेडिक्टेबल चुनौतियों को संभाल पाएंगे? क्या रियल लाइफ में भी वो एक सक्सेसफुल लीडर साबित होंगे? खैर, इस दिलचस्प सवाल का जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।